नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह के आज पहली बार पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। ललन सिंह के स्वागत में भव्य काफिला निकाला गया। स्वागत में आयोजित रोड शो में खुद ललन सिंह ने गाड़ी पर सबसे ऊपर खड़े होकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया। काफिले में दोनों तरफ से फूलों की बारिश की जा रही थी। रोड शो के दौरान ललन सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की और कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह ही संगठन की मजबूती की सबसे बड़ी पहचान है। हालांकि आने वाले दिनों में अध्यक्ष के तौर पर चुनौतियों के सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू के सामने कोई चुनौती नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ललन सिंह पटना पहुंचे हैं। ललन जी काफी उत्साह देख रहा है पटना एयरपोर्ट से लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह रहना और उत्साहित होना, यही संगठन की मजबूती का आधार होता है। और कार्यकर्ता अगर उत्साहित हैं और नई पीढ़ी के लोगों को ज़्यादा हम संख्या में दिख रहे हैं, तो यह संगठन आने वाले दिनों में मजबूत होगा। ये उसका प्रमाण है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है सर? कोई चुनौती नहीं है। संगठन को मजबूत करना, नीतीश कुमार जी के काम को हर घर तक पहुंचाना। सर, ये भी चर्चा हो गई कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो जो आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं उनमें टूटने का डर हो सकता है। आप कई बार बोल भी चुके हैं। तोड़ फोड़ वाला काम हम लोग नहीं करते। लेकिन सर, संपर्क में है आपके? स्वतः टूट जाते हैं तो हम क्या करेंगे? सर, संपर्क में है? नहीं, हमसे किसी का संपर्क नहीं। सर, आने वाले समय में पार्टी को हम कैसे रंग में देख सकते हैं? आने वाले दिनों में पार्टी बिहार की नंबर 1 पार्टी। सर, जेडीयू में 2005 का जो दौर आपने देखा, जेडीयू में 2005 का जो आपने दौर देखा, क्या आपको लगता है एक बार फिर से वो दौर आएगा? उससे मजबूत दौर आएगा। ललन सिंह, इन्होंने कहा कि 2005 से भी अच्छा दौर आएगा जेडीयू का। सबसे बड़ी चुनौती है ललन सिंह के सामने। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद मित्रा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ललन सिंह को लेकर कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह आज पहली बार पटना पहुंचे और कार्यकर्ताओं और जो उनके समर्थक थे उन्होंने सभी ने मिलकर जोरदार स्वागत किया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक हुजूम उमड़ पड़ा है। फूलों से ललन सिंह का स्वागत किया जा रहा है और लगातार हम आपको इसमें अपडेट भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जोरदार स्वागत किया जा रहा है ललन सिंह का। और आप देखिए, ललन सिंह ने न्यूज़ 18 से बातचीत में भी कहा कि वो पार्टी को मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता है और जेडीयू के सामने कोई चुनौती नहीं है इस वक्त। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उन पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर वो जरूर खड़ा उतरेंगे। वहीं सिवान में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प हुई। महाराजगंज थाना इलाके की ये पूरी घटना है। दरअसल कल हुए दोहरे हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश है। रुकुंदीपुर गांव में पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। नाराज लोगों को समझाने पुलिस गई थी, उसी दौरान लोग पुलिस से उलझ गए। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। और इसी बीच सिवान से एक बड़ी खबर, दो पक्षों के बीच मारपीट की वारदात सामने आई है। जमीन विवाद में यह मारपीट की घटना हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल भी हो रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मारपीट में जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। देखिए, वीडियो आपके सामने है किस तरीके से दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई और उसके बाद लोगों ने लाठी डंडे से वार करना शुरू कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और ये सिवान की आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। जमीन विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और देखिए किस तरीके से दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार कर रहे हैं और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।
समस्तीपुर में पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना मुसरी घरारी के बखरी की है, जहां पंचायत के दौरान पूर्व मुखिया शशि झा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने मुसरी घरारी में जमकर बवाल किया, साथ ही बाजार भी बंद कराया गया। जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों के द्वारा खुलेआम चुनौती दी गई है पुलिस को। ये समस्तीपुर का मुसरी घरारी थाना है और यहाँ से ठीक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की हत्या कर दी गई गोली मार करके। उसके बाद ये समस्तीपुर का NH 28 का इलाका है और यहाँ पर लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और लेकिन घटना के लगभग 3 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया है, लेकिन घटना स्थल पर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक और न ही DSP आने की जहमत उठा रहे हैं। यहाँ पर लोग घटना से काफ़ी आक्रोशित हैं। जरूरत था जो पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुँचे और स्थिति को संभाले। लोगों का आक्रोश काफ़ी यहाँ पर बढ़ रहा है। लोगों के द्वारा हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आगजनी की गई है, ये आगजनी की तस्वीर है और यहाँ पर पूरा NH 28 को लोगों के द्वारा जाम कर दिया गया है। जाम कर और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि वह मृतक जो पूर्व मुखिया शशिनाथ झा थे वो पंचायत करने के लिए गए थे और उसी के दौरान अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन समस्तीपुर पुलिस के जो कप्तान हैं वो घटना स्थल पर पहुंचने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। जरूरत है ऐसे वक्त में पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास करें। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं देखिए, सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। शराब एम्बेसडर कार में रखी गई थी। इस कार्रवाई में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें राहुल चौधरी दिल्ली और राजेश प्रताप गोरखपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मलमलिया के पास वाहन को जब्त किया गया। हाजीपुर के टाउन हॉल में कोरोना का टीका लेने आए लोगों की कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। जिस कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीन लेने पहुंचे हैं, देखिए उसी कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों का ये आचरण कोरोना को दावत दे रहा है। सेंटर पर लोगों की भीड़ नोक-झोंक पर उतारू नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसे में लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। उम्मीद है कि मिल जाएगा टीका? अब ये तो उम्मीद नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि कल तो उम्मीद हार के चली गई, तो फिर आज को उम्मीद कैसे दे दूँ? कल लौट के गई थी। जब लग जाएगा इंजेक्शन तभी उम्मीद होगा कि लग गया। कल लौट के गई थी। कल लौट के गई। 3 घंटा से लगे। क्या उम्मीद है कि हो जाएगा आपका टीका पड़ जाएगा? बहुत ज्यादा भीड़ है। और देखिए, लखीसराय में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही देखी गई। सेंटर पर लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखी। बेहतर व्यवस्था नहीं होने से अफरा तफरी का माहौल है। लोग बिना मास्क के सेंटर पर पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहां बेमानी सी लगती है। और देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कोरोना को दावत देने जैसा ही है। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पटना के गांधी घाट पर गंगा अभी 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और गंगा घाटों के किनारे बने पाथवे पानी में डूब गया है। राजधानी पटना में गंगा इन दिनों उफान पर है। तस्वीरों में देखिए गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और परेशानी का सबब भी बना हुआ है। कई निचले इलाके हैं जहां पर गंगा का पानी जो है वो प्रवेश कर गया है। खासकर विंध्यटोली दीघा में जो विंध्यटोली का इलाका है वो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। और इस वक्त हम पटना कॉलेज ग्राउंड के पास जो घाट है वहीं पर खड़े और देखिए तस्वीरों में जो पाथवे है वहां किस कदर जो पानी है, गंगा का जो पानी है वो चढ़ के ऊपर आ गया है और पाथवे पे इन दिनों टहलना वहलना सब बंद हो गया लोगों का।
और इसी पानी में पाथवे से लोग आते जाते हैं और लोग परेशान हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर जो गतिविधियां थी, मॉर्निंग में काफी ज्यादा लोग आते थे, लेकिन जो पानी है वो चढ़ा है, उसकी वजह से लोग अब गंगा घाटों पर आना बंद कर दिए हैं। और आज अगर राजधानी पटना के गंगा जलस्तर की बात कर लें तो गांधी घाट पर अभी भी खतरे के निशान से गंगा 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, यानी खतरे का जो निशान है उसके ऊपर अब भी गंगा पटना में बह रही है। और दूसरे घाटों में भी कमोबेश तस्वीर जो है कुल मिलाकर ऐसी ही है। ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि गंगा का जलस्तर जो है वो किस कदर बढ़ा है। हालांकि सुकून की बात है कि जो जलस्तर है धीरे धीरे उसमें कमी भी आई है, और जो जल आयोग है उसकी जो जानकारी है उस पर यकीन करें तो हर घंटे 3 घंटे पर 1 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में कमी आई है। और अगर हालात ऐसे ही रहे और बारिश भी नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जमुई सदर अस्पताल में बच्चों के लिए एक विशेष वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल में फिलहाल 8 बेड के शिशु कोविड वार्ड का निर्माण किया गया है। बाद में बेड की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। शिशु कोविड वार्ड का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए जमुई सदर अस्पताल परिसर में शिशु कोविड वार्ड बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं कि इसका उद्घाटन भी हो गया है। यहाँ पर 8 बेड का शिशु कोविड वार्ड बनाया गया है। कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए जो बेड लगे हैं, खास बात है कि यहाँ पर जो बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो लगाने हैं, अगर मरीज आते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए यहाँ पर कंसंट्रेटर भी लाकर रख दिया गया है, ताकि अगर जो मरीज आएंगे उनको परेशानी ना हो और यही सारी सुविधाएं मिल जाए। बेड भी यहाँ पर तैयार हो गया है। दिखाना चाहेंगे कि यह बेड है। और ख़ास बात है कि एक जो शिशु कोविड वार्ड है, यहाँ पर एक पालना भी रखा गया है। हम दिखाना चाहेंगे कि पालना है, ये संकेत है, सिंबॉलिक है, इसलिए कि ये बच्चों का कोविड वार्ड है। मतलब अगर बच्चे बीमार होते हैं तो इसी वार्ड में ये उनको रखा जाएगा। जमुई सदर अस्पताल में 120 बेड का कोविड वार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जिले में दूसरे जगह एक और 225 बेड का कोविड वार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मतलब कोरोना के तीसरे लहर अगर आता है और वैसी स्थिति में यहाँ पर सुविधा मिले, इसकी तमाम इंतज़ाम शुरू कर दिए गए हैं। जमुई जिला के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिशु कोविड वार्ड बनकर तैयार हो गया है। और साथ ही सदर अस्पताल परिसर में 120 वार्ड का कोविड वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। खास बात ये होगी कि इन सभी बेडों पर जो पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुँचाया जाएगा, जिसका काम भी अब जल्द शुरू होने वाला है। तो कोरोना को लेकर जमुई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिशु कोविड वार्ड बना दिया गया है। इंतजाम यहाँ पर सारा कुछ कर दिया गया है, सारा यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। वहीं जातीय जनगणना पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि भारत सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अलग से जातीय जनगणना करने की योजना बिहार सरकार की नहीं है। राष्ट्रीय जनगणना के सारे पहलुओं को देख रही है और फिर जब उचित अवसर आएगा तो फिर हम लोग उचित निर्णय लेंगे। सुनील कुमार पिंटू जी हमारे माननीय सांसद हैं, लेकिन अभी बिहार सरकार के समक्ष इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और वहीं देखिए, जातीय जनगणना पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती तो बिहार सरकार अपने स्तर पर जातीय जनगणना कराएगी। जेडीयू के ने तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर भारत सरकार तैयार हो जाती है ठीक है, नहीं तो हम तो बिहार में कराएंगे। सरकार का, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का ही फैसला है कि बिहार में होगी। तो अगर भारत सरकार मान जाती है और राज्यों को ही करने का अधिकार दे करके अगर बिल लाती है तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो बिहार सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने का तैयारी है। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना से विकास सही लोगों तक पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुद्दा
कोई पक्ष विपक्ष का नहीं है, देश का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, गरीबों के लिए योजना सही ढंग से नहीं बना पाए। भाजपा कई मंत्रियों का बयान है कि समाज में तनाव फैलेगा अगर ये जातीय गणना होती है तो। भैया जातीय जनगणना से जो लोग कहते हैं कि तनाव फैलेगा, तो धार्मिक गणना तो हो रही है, धर्म के आधार पे तो आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। और वहीं पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर मीडिया में वायरल पत्र पर अनभिज्ञता जताई है। उन्होंने कहा कि विभाग को इस तरह का कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि चुनाव आयोग ने क्या पत्र लिखा है, क्योंकि हम ही को तय करना है और फिर बाद में मुख्यमंत्री जी के पास जाने हैं। तो अभी तक हमको कोई सूचना नहीं है। यही समाचार पत्र के लोगों, पत्रकार के प्रकाशन के लोगों ने हमसे भी पूछा, मेरे को कोई जानकारी। क्या संभावना है सर? उत्तर प्रदेश के जेलों में भी कोरोना को हराने की कवायद पूरी रफ्तार से जारी है। कोविड की दूसरी लहर के बाद सरकार ने सूबे के तमाम जिलों में वैक्सीनेशन करवाने के निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत मुरादाबाद जिला कारागार ने सबसे पहले तमाम कैदियों का वैक्सीनेशन करवाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कोरोना काल में जेल की सख्त सलाखें भी कोरोना को जेल के अंदर पैर पसारने से रोक नहीं पाई थी। कोरोना की दूसरी लहर में मुरादाबाद जेल के कई कैदी भी संक्रमण के शिकार हुए थे। लिहाजा तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए इस बार मुरादाबाद जेल अधिकारियों ने कोई चूक नहीं की। सरकार से निर्देश मिलने के बाद जेल अधिकारियों ने मौके की नजाकत को भांपते हुए वक्त पर टीकाकरण का फैसला लिया और मुरादाबाद जिला कारागार में बंद करीब 3350 कैदियों का टीकाकरण करवा दिया। जिला कारागार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की पहली जेल है जिसमें 100% वैक्सीनेशन करा दिया गया। हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मिलकर एक अभियान चलाया, वैक्सीनेट प्रिजन एंड सेव प्रिजनर्स। इस अभियान के तहत सभी बंदियों को पहली डोज लगा दी गई है। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक मुरादाबाद जिला कारागार में बंद 3350 कैदियों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 650 बंदियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जिला कारागार अधिकारी के मुताबिक जेल के अंदर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके तहत अस्थायी कारागार से आने वाले कैदियों की संख्या जैसे ही 50 तक पहुंचती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम आकर कैदियों को टीका लगा जाती है। इतना ही नहीं, मुरादाबाद जेल प्रशासन जरूरत पड़ने पर और अस्थायी कारागार में बंद कैदियों की कोविड टेस्ट भी करवाती रहती है, ताकि किसी भी कीमत पर जेल के अंदर कोरोना किसी को छू भी नहीं पाए। पहली डोज हम लोगों ने लगभग 3350 बंदियों को दे दी है तथा दूसरी डोज 650 बंदियों को लग चुकी है। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सरकार तमाम जरूरी उपायों पर ध्यान दे रही है, फिर चाहे आम नागरिकों का टीकाकरण हो या फिर जेल में बंद कैदियों का। उम्मीद है वैक्सीनेशन की ये ढाल कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम कसने में पूरी तरह से कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत की कोविड प्रभावित जिलों में जारी है वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की। हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।